हेलो दोस्तों, मैं आर्य आपका दोस्त। यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 सीरीज में हम लोग करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं पीटी 365 से। करंट अफेयर्स में पहला जो टॉपिक हमने उठाया है वो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का है, और उसमें जो सब टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी तक मैंने 2-3 लेक्चर आपको इस पूरे सीरीज में प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था हमारा वही टारगेट रहेगा कि हमें स्टैटिक्स पोर्शन कंप्लीट करना है। तो आई होप आप लोग स्टैटिक पोर्शन आपने कंप्लीट कर लिया होगा, नोट्स फॉर्मेशन हो रखी होगी आपकी। करंट को आपको ऐड करना है उसमें, ठीक है। तो और उसके बाद मैंने आपको बताया था मैं PYQs भी कराऊंगा। तो मैंने जो तीसरा लेक्चर दिया था उसे बायोडाइवर्सिटी में जितने सारे क्वेश्चन आए PYQ के वो मैंने कराए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन कल मैंने देखा था, हमने चूँकि गिद्धों के बारे में हमने पढ़ा था, इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पढ़ा था, वहीं से एक क्वेश्चन गिद्धों के बारे में आया है। ठीक है, इनकी जनसंख्या पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों पड़ा था, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको अवेयर रहना आसपास। एक क्वेश्चन मुझे जो फील हो रहा है, क्वेश्चन आ सकता है जो शहरी क्षेत्रों में आपने चील देखी होंगी। ठीक है, उनकी इतनी जनसंख्या एकदम से कैसे ग्रो कर गई। आप देखो दिल्ली जैसे महानगरों में देखेंगे ना तो आपको चीलें दिखाई देंगी बहुत सारी। इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग देख लेते हैं उस क्वेश्चन को, उसके बाद आज का टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि कुछ साल पहले जो गिद्ध थे वो भारतीय देहाती क्षेत्रों में पाए जाते थे, आजकल बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। और जैसे गौरैया भी बहुत कम दिखाई दे रही है, तो इसका रीजन भी पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन आया तो इसमें ऑप्शंस दे दिए उन्होंने कि कोई ऐसी एलियंस स्पीसीज आ गई इनके हैबिटेट में जिससे इनका विनाश हो गया, या कुछ ऐसे दर्द निवारक या ऐसी दवाइयों का औषधियों का पशुपालकों ने प्रयोग किया अपने जानवरों पर। क्योंकि ये गांव क्षेत्र में देखा था, जो पशु मर जाते थे उनको खाने के लिए गिद्ध आते थे। अब गांव में गिद्ध नहीं दिखाई देते हमें, तो क्या रीजन हो सकता है उसका। और तीसरा दिया है भोजन में कमी आ गई, उनके घातक रोग हो गए हैं, दीर्घ स्थायी और घातक रोग हो गया। तो हम सबको पता था डाइक्लोफेनॉक नाम की एक दर्द निवारक दवा आती थी जो जानवरों को दी जाती थी। उस दवा का जब एक्युमुलेशन जानवरों में हो गया, उनको खाया गिद्धों ने, तो गिद्धों पे उस दवा का सीधा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और वो मरना स्टार्ट हुए। जैसे ही मरना स्टार्ट होंगे और इनकी प्रजनन क्षमता कम होगी, उनकी संख्या में एकदम से गिरावट आई। ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्यों हुआ, क्योंकि गिद्ध इस इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। गिद्धों का काम था साफ सफाई का। जो भी जानवर मर गए, जो भी सड़गल जानवर रहे हैं, उनको खा के ख़त्म करना है। तो वातावरण में को प्रदूषित होने से बचाते हैं, बदबू फैलने से बचाते हैं। तो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको मैं 2 ऑप्शन और दे रहा हूँ जिन पे आप देख लीजिएगा। एक है, तो मैं 2 और आपको ऑप्शन ऐसे ही दे देता हूँ जिनको पूछा जा सकता है। एक है हमारा गौरैया। जो गौरैया पक्षी था वो हमारे आसपास के क्षेत्र से, जो हमारे आसपास ही रहता था, उसकी संख्या में एकदम भारी गिरावट आई है। एक और है, उसका नाम है जुगनू। जो लोग भी गांव क्षेत्र और ऐसे परिवेश से बिलोंग करते थे जहां पे ये जीव दिखाई दे सकते थे, आज की डेट में वो नहीं दिखते हैं। तो उनका महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो उसको आप गूगल कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपके यूपीएससी में देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है, और भी मुझे कुछ याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो नाउ आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ लिया था फ्लोरा फ्यूना पढ़ लिए थे बायोडाइवर्सिटी में। आज हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है फॉरेस्ट। ठीक है, तो भारत में किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
भारत में फॉरेस्ट की सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस तरीके फॉरेस्ट की है, तो वो है पर्णपाती वनों की। सबसे ज़्यादा परसेंटेज इन्हीं तरीके के वनों की पाई जाती है भारत में। ठीक है, पर्णपाती वन, डिसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे, देखेंगे इसमें कि वनों के ऊपर, क्योंकि वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऑक्सीजन का भी स्रोत है और कार्बन सिंक की तरह भी काम करते हैं, मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं और बहुत सारे जीव जंतुओं को संरक्षण भी प्रदान करते हैं। और यहाँ से हमें तमाम तरीके की औषधीय जड़ी बूटियाँ, इमारती लकड़ियाँ और भी अन्य तरीके के चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं वनों को, फिर देखते हैं इसमें। ये लीजिए, कह रहे वनों की कटाई और वनों के क्षरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करने पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन ने कार्यक्रम रखा था, जो वनों की कटाई होने पर, उनके कम होने पर, जो उत्सर्जन को कम करने पर होने वाले उत्सर्जन को कम करने पर, कि देखो वनों को काटोगे आप, उनका क्षरण कर दोगे तो उत्सर्जन होगा, उसको कम करने पर संयुक्त राष्ट्र का एक कार्यक्रम रखा गया था। इसको बोला गया यूएन रेड, नाम दे दिया UNREEDD, मतलब यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन रिड्यूसिंग द एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। सुर्खियों में क्यों है ये? ठीक है, आप बात समझ गए ना, कि पेड़ों को, वनों को काट देना है, उनका क्षरण कर देना, उससे जो उत्सर्जन होगा, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। तो यूएन रेड ने रेंजिंग एम्बिशन एक्सेलरेटिंग एक्शन टूवर्ड द एनहांस एनडीसी फॉर फॉरेस्ट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, अभी रिपोर्ट क्या है, इस रिपोर्ट में मुख्य बातें ये लिखी हैं। देखो, मैं रिपोर्ट्स आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप अक्सर देखेंगे यूपीएससी में जो क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आएंगे, कुछ रिपोर्ट्स पे आ जाते हैं। जब आप रिपोर्ट्स पढ़ने की आदत आपको आएगी, क्योंकि जब आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे, आपको डिफरेंट टाइप्स की रिपोर्ट्स पढ़नी होंगी। तो यहीं से आपकी ये जर्नी स्टार्ट होती है, जब आप रिपोर्ट्स को देखेंगे और जो उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं उन पर फोकस करेंगे और एनालाइज करेंगे और उस पर एक्शन लेंगे। तो इसीलिए इस तरह की रिपोर्ट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। आप चाहे डेली न्यूज़पेपर से उसे कंप्लीट करिएगा या इस तरीके के मैगजीन से कंप्लीट करिएगा, तो यहाँ से एक हैबिट जनरेट होती है। और जब आप ऐसा क्वेश्चन आएगा रिपोर्ट्स के ऊपर, तो डेफिनेटली आप बेटर उस पर आंसर कर पाएंगे, उनको हैंडल कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। देखिए, लिखा है उष्ण कटिबंधीय वनों की कटाई वाले 20 शीर्ष देशों में से केवल 8 देशों ने ही अपने एनडीसी में वनों की कटाई को कम करने के लिए स्पष्ट मात्रा आधारित लक्ष्य शामिल किया है। केवल 20 देश हैं जो वनों की कटाई करते हैं, शीर्ष पर 20 देश, उसमें केवल 8 देशों ने इस बात को बोला है कि स्पष्ट मात्रा और आधारित लक्ष्य बताया है कि जो वनों की कटाई को कम करने को लेकर है। कह रहे केवल 11 देशों में एनडीसी में वनीकरण, एफॉरेस्टेशन और पुनर्नवीकरणीय रिफॉरेस्टेशन से संबंधित मात्रात्मक लक्ष्य शामिल किए हैं। तो भारत से पूछा जा सकता है, भारत की अभी लगभग 24% के राउंड में क्या है, वन आच्छादित प्रदेश हैं भारत में। इसका एक टारगेट होगा भारत का भी कि उसे कितने % तक अपने एरिया को वनों से वो करना है, कवर करना है। तो इस तरीके का जलवायु परिवर्तन को
नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले रिफॉरेस्टेशन से संबंधित जो डिफॉरेस्टेशन है उसको कम करना है। अब आपने जब क्लाइमेट चेंज का स्टैटिक पार्ट पढ़ा होगा तो आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन करने से क्या होगा। एक तो ऑक्सीजन में सीधी कमी आएगी, वर्षा में भी प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, जो कार्बन सिंक है उसमें कमी होना, CO2 की मात्रा बढ़ेगी, उसके बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग से जो क्लाइमेट है उसमें परिवर्तन स्टार्ट होता है। टेम्परेचर के ऊपर जाने से ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलने से डिफरेंट टाइप्स की प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि जो परमाफ्रॉस्ट होते हैं अगर वो पिघलने स्टार्ट हो गए ना, उनके नीचे मेथेन होती है। मेथेन एक खतरनाक एक गैस है जो कि कार्बन ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा उत्तरदायी गैस है। वो फिर वातावरण में आएगी, एक चक्र चालू हो जाएगा। इसीलिए इसी बात पे फोकस किया जा रहा है कि हम किस तरीके से जंगलों को बचाएं और वनों को दोबारा से लगाना स्टार्ट, वनीकरण करना स्टार्ट करें, रिफॉरेस्टेशन स्टार्ट करें और अपने निवनीकरण मतलब डिफॉरेस्टेशन को कम करें। अब थोड़ी सी जानकारी देखिए, UN रेड के बारे में ले लेते हैं। ये व्हाट इज दिस, ये कौन सा एक प्रोग्राम है जो रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन के बारे में बात करता है। ये संयुक्त राष्ट्र का वनों और जलवायु से संबंधित प्रमुख ज्ञान और सलाहकार कार्यक्रम है। एडवाइजरी एंड नॉलेज वाला एक कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य पेरिस समझौते की उपलब्धि में सहायता करना है। आप देखिए बहुत सारे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होते रहते हैं, तो आई थिंक 2015 में हुआ था पेरिस समझौता, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसी से संबंधित है कुछ। तो ये रेड प्लस सहायता का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रदाता है। उत्पत्ति 2008 में हुई थी, जिसे खाद्य और कृषि संगठन FAO और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण UNEP तकनीक की विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। इसमें साझेदार देश कौन से हैं, तो आप देखिए भारत सहित 65 देश हैं। तो यही महत्वपूर्ण है आपके लिए कि इंडिया इज द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, और देखिए और उसके बारे में हम देखते हैं रेड के बारे में और थोड़ी सी जानकारी। यह फ्रेमवर्क सामान्यतः वर्षा फ्रेमवर्क फॉर रेड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें UNCCC मतलब यूनाइटेड नेशन फॉर क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों के 19वें सत्र COP19 में 2013 में अपनाया गया था। इस फ्रेमवर्क को वर्षा फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है, वनों से रिलेटेड है, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वनों में ही एक और टॉपिक आता है, वो टॉपिक है इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट। इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट, इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट, ठीक है, IAF। व्हाट इज दिस, क्या है ये। अब देखो इतना हम सब चीज़ें पढ़ रहे हैं तो अब धीरे धीरे हमारे नॉलेज बढ़ना स्टार्ट होगी, है ना। और क्या होगा कि जैसे जैसे आप चीज़ें रटना ना करके समझना स्टार्ट कर देंगे तो चीज़ें आपके ना धीरे धीरे माइंड में सेट होने लगती हैं। फिर आपको याद एकदम से, जब आप फॉरेस्ट पे कहीं मान लो आप कोई ऐसे लिख रहे हैं, है ना, ऐसे लिख रहे हैं, अचानक से आपको IAF याद आ जाएगा। आपको अचानक से ये COP जो पेरिस समझौते, इस तरीके की चीज़ें याद आना स्टार्ट हो जाती हैं, है ना। रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो वही चीज़ फैक्चुअल चीज़ें रट जाएंगी, उनमें से आधी चीज़ भूल जाओगे समय के साथ। ह्यूमन कैपेसिटी है माइंड की, तो हमें ऐसे ही पढ़ना है, बस मज़े लेके बस समझना है क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल भी जोर नहीं देना है।
करंट अफेयर्स में, कोई हर साल बदलेगा करंट अफेयर्स, कितना याद रखोगे। बस आपका स्टैटिक पोर्शन मजबूत हो और उसके साथ आप करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू स्कोर बेटर इन एग्जाम। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के 19वें सत्र का आयोजन संपन्न हुआ। किसका आयोजन, 19वें सत्र का आयोजन संपन्न हुआ, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूनाइटेड नेशन ऑन फोरम ऑन। तो अब देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट का 19वां सत्र में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी, उन बिंदुओं को हम देखते हैं यहाँ पे। पहला ये उन्होंने बोला है कि 2030 तक वैश्विक वन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पिछड़ रहा है। उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, कहा कि जो हमने टारगेट सेट किए थे हम उनमें कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। तो अब आपको ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स क्या हैं, जैसे एसडीजी गोल होते हैं ना हमारे एक तरीके से, वैसे ही ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स हैं। अब स्टैटिक पढ़ रहे होगे तो शायद ये वाला हिस्सा ना पढ़ा हो आपने। अब करंट में चीज़ें दिखेंगी दुनिया भर में क्या हो रहा है। तो एक 2017 में एक योजना बनी 17 से 30 तक के बीच, इसमें कुछ लक्ष्य हमने निर्धारित किए अपने वनों को लेकर ग्लोबली, क्योंकि जलवायु एक जगह की परिवर्तित होगी तो वो दूसरी जगह के भी इफेक्ट करती है। ठीक है, हुआ क्या था देखो, 1970 के बाद जो विकसित देश हैं उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, अपने जगह का बहुत विकास कर लिया। 1750 के बाद जो औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई, ठीक है, जब 1970 आता है तो उसका इम्पैक्ट उनको दिखाई देना स्टार्ट होता है। कब दिखाई देना स्टार्ट होता है, जब बहुत सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट होती हैं, इंडिया, चाइना, मतलब बहुत सारी कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज जो इंडिपेंडेंट होती हैं पीरियड में 1940 के बाद। तो जब विकासशील देश भी अपना विकास स्टार्ट करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि उन लोगों ने ऑलरेडी एक थ्रेशोल्ड क्रिएट कर दिया था एनवायरनमेंट का, जहाँ से चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो गई, क्लाइमेट में चेंज आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जब क्लाइमेट में चेंज आना स्टार्ट हो गया तब जाके कहीं इस तरह की नीतियाँ बनना स्टार्ट हुई। और वो किस लेवल पे बनी, वो ग्लोबली भी लेवल पे बनी, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। कि आज भारत में कोई चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट उसके आसपास के देश और अन्य देशों पे भी पड़ेगा। यहाँ से कोई पॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, वायु पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन हुआ, तो ऐसा नहीं इंडिया में इफेक्ट आएगा उसका, वो हवा उड़ा के कहीं और भी ले जा सकती है उसको। तो इसीलिए हमने विश्व लेवल पर चीज़ें निर्धारित करना स्टार्ट की। अब हम जल्दी से पढ़ लेते हैं वैश्विक वन लक्ष्य क्या है। पहला है ग्लोबल फॉरेस्ट गोल फर्स्ट, नष्ट वनावरण की क्षतिपूर्ति करना। जो भी हमने वनों को नुकसान पहुंचा दिया है उनका एफॉरेस्टेशन द्वारा, रिफॉरेस्टेशन द्वारा, या जो वन है उनको ना काट कर हम उनकी क्षतिपूर्ति करें। दूसरा, वनों से होने वाले लाभों और आजीविका में सुधार करना। तीसरा, वनों का संरक्षण करना और वन उत्पादों का संधारणीय उपयोग करना। अब भारत में पूछा जा सकता है, कितने लोगों को याद होगा, कमेंट में दे सकते हैं कि वनों का संरक्षण भारत ने कब स्टार्ट किया है, कुछ आइडिया। तो कहते हैं वन संरक्षण अधिनियम बना था 1980 में। ये दौर है जब भारत में कुछ इस तरीके के एक्ट बनने स्टार्ट हुए वनों को लेकर। अभी 2023 की वो लेटेस्ट वन नीति आई है। ठीक है, G4 क्या है, संसाधन जुटाना, समावेशी फॉरेस्ट गवर्नेंस को बढ़ावा देना, पॉलिसीज क्रिएट करना। तीसरा, विभिन्न क्षेत्र को शामिल करते हुए सहयोग और कार्य करना। ठीक है, अब इसमें देखिए पिछड़ रहा है, इनमें इन जो लक्ष्य थे उनको नहीं कंप्लीट कर पा रहा है। सदस्यों ने क्या किया, वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीति योजना UN स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017-30 की पुनः पुष्टि की है और कहा है कि भारत ने संधारणीय वन प्रबंधन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर पिछले 10 वर्षों में देश
के वन आवरण में उल्लेखनीय वृद्धि की है। तो यहाँ 21 या 22 था भारत का वन आच्छादित प्रदेश जगह, वो अब 24 के अराउंड में हो गई है, 24 पॉइंट समथिंग। ठीक है, यहाँ देखो दिया हुआ है उन्होंने कि जो भारत ने प्रगति की है, उन्होंने क्या किया है, वन आवरण वृक्षा आवरण में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। और आज की डेट में भारत का जो वन आच्छादित जगह है, द फॉरेस्ट कवर लैंड है, दैट इज 24.62% एरिया ऑफ इंडियन जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। ठीक है, और उसमें से जो हमारा लक्ष्य क्या है, 33% का है पूरे भारत की। तो उसमें 17 राज्यों ने तो आज की डेट में उस 33% के लक्ष्य को भी प्राप्त कर लिया है। तो डेफिनेटली इंडिया डू सम बेटर जॉब। अब और आगे देख लेते हैं परियोजना के बारे में क्या है। कह रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन फॉरेस्ट फ्रेमवर्क ऑन फॉरेस्ट के लिए वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र की रणनीतिक योजना के बारे में बात करते हैं। तो कहते हैं पहली बार वनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना का समझौता 2017 में आयोजित हुआ, जहां से यूएन फोरम ऑन फॉरेस्ट के विशेष सत्र में किया गया था। और ये समझौता किया गया कि 2030 तक वैश्विक वनों की जो महत्वाकांक्षी गोल है उनको प्राप्त कर लिया जाए। अब फिर से मैं आपको हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि जो मैं PYQ मुझे मेरे दिमाग में सेट है, तो मुझे दिखता है कि वो पूछ लेता है कि भारत का सदस्य है कि नहीं है। तो इंडिया इज द पार्ट ऑफ दिस यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, इसका पार्ट है इंडिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं 2030 तक हासिल किए गए वैश्विक वन लक्ष्यों और 26 संबंधित लक्ष्यों का एक सेट शामिल है। ये लक्ष्य स्वैच्छिक और सार्वभौमिक है। कहते हैं 2030 तक पूरी दुनिया भर के जो वन है उनमें 3% की बढ़ोतरी करनी है। 120 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र के बराबर है, जो कि फ्रांस के आकार से भी दोगुना है। फ्रांस का आकार, फ्रांस देखते हो कहाँ पे है, यूरोप के वेस्टर्न कोस्ट पे है। उससे लगी हुई कंट्री कौन है, स्पेन है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, इटली है, ऑस्ट्रिया है, ओके, और स्विट्जरलैंड है, से स्विट्जरलैंड या फ्रांस बर्न, ये कंट्री जुड़ी हुई हैं। आगे चलते हैं। अब कहते हैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी है। इंटरनेशनल इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के उद्देश्य क्या है? इसका सिंपल उद्देश्य प्रबंधन, संरक्षण, संधारणीय विकास को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट की स्थापना कब हुई? 2000 में हुई है, थोड़ा सा याद रखिएगा इसको। एक इसका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इको सोक के कार्यात्मक आयोग के रूप में कार्यरत है और ये संधारणीय वन प्रबंधन को सुगम बनाता है। ठीक है, अब वनों पर सहयोगात्मक भागीदारी के लिए एक नवामेसी स्वैच्छिक अंतर संगठनीय भागीदारी है जो 2001 में स्थापित की गई थी। इसमें IUCN, सिटीज, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जैसे। तो अब मैं आपको दूंगा फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो मैं आपके लिए होमवर्क है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और इसके बारे में बेसिक डिटेल्स आप देख लीजिएगा। कोई आपसे कहता है कि भाई पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आप एक बार में याद कर लीजिए, भैया याद नहीं होंगे। आपको जब करंट अफेयर्स पढ़ना है तो आपको इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको जैसे मिल गया फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, आप बस 1 मिनट भी नहीं लगता है, जितनी देर में आप रील देखते हैं ना बोरियत में,
आप इनको शॉर्ट लिस्ट करिए, एक पेज पे बना लीजिएगा A4 साइज में, और जब आपको रील की बजाय जब आपको बोरियत होने लगे ना, तो उठाइए गूगल, उठाइए यूट्यूब, कहीं से भी इनके बारे में देख लीजिए। विकिपीडिया बहुत अच्छी जगह है, थोड़ा सा टाइम लगता है, और आपको बेसिक डिटेल जो चाहिए होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानने के लिए वो आपको मिल जाएंगी। वो उसका कार्य क्या है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, स्टेब्लिश कब कहाँ हुआ, किस देश में है, कितने देश सदस्य हैं, भारत क्या उसका देश सदस्य है उस ऑर्गेनाइजेशन का। बस सिंपल सा है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटेशन नेटवर्क, जीफिन, जो इसको फाइनेंसिंग फैसिलिटेशन नेटवर्क क्रिएट कराता है। तो यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड एक ऐसा कोर्स है जो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट और इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑन फॉरेस्ट के लिए अन्य घटकों की गतिविधियों के लिए समर्थन करता है और स्वैच्छिक रूप से योगदान किया जा सकता है कोर्स में। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट सचिवालय यह वनों पर सहयोगात्मक भागीदारी के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस की, IGF। यह एक गैर लाभकारी संस्था है, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है, आप बस पढ़ लीजिए, चीज़ें आएंगी तो आप कर लेंगे, इसमें से डेफिनेटली कर लेंगे, आप क्वेश्चन बना जाएंगे, ठीक है। इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस एक क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल हो गया इसके अंदर, कोई इशू नहीं है, हम बस पढ़ेंगे। इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस एक क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेड्स है, ड्रॉबैक एंड न्यू अप्रोच शीर्षक एक रिपोर्ट जारी करता है। तो देखो ये रिपोर्ट्स जरूर देख लीजिए, बस कौन जारी करता है। चलो एक और काम देते हैं, एक मैंने होमवर्क वो आपको दिया है कि FAO का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है, और दूसरा मैं काम आपको दे रहा हूँ GI टैग कब चालू हुआ इंडिया में, चालू कब बना, इसका मतलब इसको कौन सी मिनिस्ट्री जारी करती है, किस लिए दिया जाता है, और इस साल किस किस को दिया गया है, ये देख लीजिए GI टैग, ठीक है। होमवर्क है किसके बारे में है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, GI टैग, ठीक है। GI टैग जरूर देख लीजिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो मैनग्रोव संरक्षण, मैनग्रोव संरक्षण। अब देखो मैनग्रोव का संरक्षण क्यों जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे जीवों को एक आवास प्रदान करता है, बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी वाले जीवों को इसका एक काम है, वहाँ बहुत तरह की प्रजाति स्पीसीज को एक आवास प्रदान करता है। उसके अलावा ये तटबंधों की रक्षा करता है, जब भी कोई सुनामी और किस तरीके के जो कैलेमिटीज़ होती हैं उनसे तटबंधों की रक्षा करता है, उनके आसपास रहने वाले जीवों की लोगों की रक्षा करते हैं। साथ ही साथ क्या करते हैं, ये जो वन है वो फार्मिंग, जो एग्रीकल्चर, जो फिशिंग है उसके लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ के इकोसिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनका संरक्षण जरूरी है। अब पूछा जाता है भारत में मैनग्रोव सबसे ज़्यादा कहाँ है, देखो सुंदरवन वो जगह है जहाँ सर्वाधिक मैनग्रोव वन पाए जाते हैं। उसके बाद है भीतरकनिका, उसके बाद है तुम्हारा रन ऑफ कच्छ, उसके अलावा तुम्हारे थोड़े बहुत मैनग्रोव के जंगल पाए जाएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाल ही में क्या हुआ है कि IUCN ने रेड लिस्ट जारी की है, और रेड लिस्ट में क्या किया है, रेड लिस्ट ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम आकलन जारी किया है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, जिनेवा, ठीक है।
तो रेड लिस्ट ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम आकलन जारी की है और इसमें जांचे गए मैनग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र में से लगभग 50% को वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया है। भैया क्लाइमेट चेंज हुआ, मानवीय हस्तक्षेप के कारण ये जो वन है इन्हें गंभीर संकट में है। वो 50% से लगभग वो कह रहे हैं संकट ग्रस्त हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गए हैं। तो IUCN की रेड लिस्ट ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम के ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस जैसे संगठनों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर 44 देशों में 36 क्षेत्रों का मूल्यांकन किया है। 44 देश जहां मैनग्रोव पाए जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाएंगे, उष्णकटिबंधीय एरिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो 44 देशों में 36 ऐसी जगह हैं जहां इनका मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन में बात पाई गई है कि सिर्फ 50% जो प्रजाति हैं वो संकटग्रस्त हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, डेंजर्ड हैं। ये जो जैव विविधता कन्वेंशन है CBD, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के तहत कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क के लिए प्रमुख संकेतकों में से एक है। तो जो कुनमिंग्स मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क है के लिए प्रमुख संकेतकों में से एक है इनका जो मूल्यांकन है। तो भैया आपको याद रहना चाहिए, जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क रिलेट किससे करता है, मैनग्रोव से, मैनग्रोव के जंगलों से, वनों से। ठीक है, दक्षिण भारत, श्रीलंका, मालदीव, उत्तर पश्चिम अटलांटिक में मैनग्रोव पारिस्थितिकीय तंत्र को क्रिटिकली इंडेंजर्ड रूप से वर्गीकृत किया गया है। इतना ज़्यादा इसमें मानवीय हस्तक्षेप हुआ है कि ये खत्म होने की कगार पे आ गए हैं। कहाँ कहाँ, दक्षिण भारत में, मालदीव वाले एरिया में, श्रीलंका में, उत्तर पश्चिम जो अटलांटिक का एरिया है वहाँ पर। अब भारत के जो मैनग्रोव की स्थिति देखेंगे तो मैंने आपको बताया था अंडमान बंगाल की खाड़ी में ये लीस्ट कंसर्न है, मतलब वहाँ पर इन पे एनवायरनमेंट का इतना कर्रा इफेक्ट नहीं पड़ा है, अभी भविष्य में इन पर कोई संकट दिखाई नहीं दे रहा है। दक्षिण भारत में जाएंगे तो डेफिनेटली ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। दक्षिण भारत, मन्नार की खाड़ी और उसके आसपास का क्षेत्र। उसके अलावा जो पश्चिम भारत है, जो रन ऑफ कच्छ है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं, तो वह क्रिटिकली इंडेंजर्ड कंडीशन में है। ठीक है, अब मैंने पहले ही आपको बताया था, कभी भी मैनग्रोव पूछ लिया जाए और कह दिया जाए शीतोष्ण वन होते हैं, नहीं होते भाई, ठंडी जगह में नहीं पाए जाते हैं। मैनग्रोव का जो वन है वो खास तौर पर हमारे जो इक्वेटोरियल जो बेल्ट है, जो 10 डिग्री अप 10 डिग्री डाउन या 23.5 साउथ, नॉर्थ एंड साउथ, इसके बीच में ही मिलेंगे। ठीक है, तो उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय और गर्म समशीतोष्ण तटीय क्षेत्रों में के समुद्री तटों पर लगभग 15% कवर किए हुए हैं। अब मैनग्रोव का क्या कार्य है, सेवाएं क्या क्या देते हैं। ठीक है, सेवाएं देखिए भाई, इन्हीं के कारण इनका संरक्षण जरूरी हो जाता है। पहला, कार्बन प्रच्छादन, कार्बन सिंक की तरह कार्य करेंगे, कार्बन को कवर करते हैं, जो किसी भी जो उष्ण कटिबंधीय वनों की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। बायोडाइवर्सिटी के संरक्षक हैं, आपदा जोखिम को न्यूनीकरण करते हैं, मतलब सुनामी जैसी भी घटना हो जाए उससे बचाव करते हैं तटबंधों का। ओके, अब भारत में मैनग्रोव की स्थिति को देखें तो एक रिपोर्ट है ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड ग्लोब 2024 के अनुसार, जो भारत के लक्षद्वीप द्वीप समूह हैं, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र हैं, जो मैनग्रोव हैं वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किए गए हैं।
ठीक है। उसके अलावा जो भारत वन सर्वेक्षण, जो FSI, द फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी जो भारत वन स्थिति रिपोर्ट, जो ISFR 2023 आई थी। तो भैया वन रिपोर्ट पढ़ते रहिएगा, इन लोगों का भी ज्योग्राफी ऑप्शनल रहता है, उनको तो डिटेल में पढ़ना पड़ता है यार। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ भी जाते हैं। भारत में मैनग्रोव के पिछले आकलन की तुलना में 17 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब भारत इसकी तरफ भी ध्यान दे रहा है। अब जो प्रमुख क्षेत्र हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल, सुंदरवन का, महानदी गोदावरी का डेल्टा, और भीतरकनिका वाला मैंने एरिया आपको बताया था। अब कुछ इससे जुड़ी हुई कुछ योजनाएं हैं, उन्हें देख लीजिए, और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं। आप पूछ लेंगे आपको मिष्टी क्या है, भाई ये मिष्टी याद रख लीजिए। मिष्टी मिठाई जैसा लग रहा है कुछ, तो मिष्टी आए समझ लो मैनग्रोव से संबंधित एक योजना है। क्या है? मैनग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर द शोरलाइन हैबिटेट्स एंड ट्रेंजिबल इनकम मिष्टी योजना। ये पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा तहत भारत सरकार की पहल है, जिसका काम तट रेखा के साथ लवणीय भूमि, जो सॉल्टी भूमि पर मैनग्रोव के आवरण और क्षेत्र को बढ़ाना है। फिर है सेमी, SAIME। ये क्या है? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैनग्रोव इकोसिस्टम। इसके तहत क्या है? संधारीय एकीकृत मैनग्रोव जलीय कृषि करना, जिसे जलीय कृषि फार्मिंग का निर्माण होता है। मैजिकल मैनग्रोव्स अभियान, इसके तहत WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया द्वारा 9 तटीय राज्यों में नागरिकों को मैनग्रोव संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया है। अब मैनग्रोव और प्रवाल भित्ति के संरक्षण प्रबंधन पर राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम भी बना है। कि भैया कार्यक्रम देख लीजिएगा, राष्ट्रीय, मैं कल बता दूंगा आपको, राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम। ये मैनग्रोव और प्रवाल भित्ति जो हमारे कोरल्स हैं, उनके संरक्षण प्रबंधन के लिए बनी गई है। अब वैश्विक स्तर पर कोई योजनाएं तैयार हुई हैं, उन्हें देख लेते हैं। एक है मैनग्रोव ब्रेक थ्रू। मैनग्रोव ब्रेक थ्रू, इसे मिस्र के शर्म अल शेख में यूनाइटेड नेशन ऑफ फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के COP27 में। अब COP27 कहाँ हुआ? मिस्र में, शर्म अल शेख। यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस एंड ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस ने आरंभ किया था। कौन? 2 लोग इसके लिए जुड़े हुए हैं, यूनाइटेड नेशन हाई लेवल क्लाइमेट चैंपियंस और ग्लोबल मैनग्रोव अलायंस। और कहाँ हुआ है? मिस्र के उसमें मैनग्रोव ब्रेक थ्रू। एक है, ये सभी हितधारकों को 2030 तक वैश्विक स्तर पर 15 मिलियन हेक्टेयर से अधिक मैनग्रोव के भविष्य को सुरक्षित करने के लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है, और $4 बिलियन के संधारीय वित्त द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी इसको। अब अन्य सुर्खियां देख लीजिए, बहुत छोटी छोटी सुर्खियां होंगी, जल्दी जल्दी हम इसको कवर कर लेते हैं। 1 2 ठीक है, 3-4 सुर्खियां हैं, फटाफट कवर करते हैं और आज के टॉपिक को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। पहला है वन सलाहकार समिति। वन सलाहकार समिति, ठीक है, वन सलाहकार समिति, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, FAC। वन सलाहकार समिति वन क्षेत्रों में हाइड्रो और अन्य विकास योजनाओं के लिए ड्रिलिंग और 100 पेड़ों तक की कटाई से जुड़े सर्वेक्षण हेतु अग्रिम फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने से छूट दी है। तो अब
अब ये जो सलाहकार कमेटी है पता नहीं कैसी योजना बना रही है, कह रहे विकास योजनाओं के लिए ड्रिलिंग और 100 पेड़ तक काटने की जो अग्रिम जो क्लियरेंस के लिए क्लियरेंस लेनी होती थी उसमें ही छूट देती। आई थिंक पता नहीं क्यों कर रहे हैं इसको। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तत्वाधान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत एक संवैधानिक निकाय है। FAC जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का संवैधानिक निकाय है किसके थ्रू बना है? वन संरक्षण अधिनियम 1980 के थ्रू। अब ऐसे ही क्वेश्चन बना था जो सेंट्रल प्रदूषक कंट्रोल बोर्ड होता है ना, वो किसके द्वारा बनाया गया था? ऐसे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है। FAC जो एडवाइजरी कमेटी है गैर वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के उपयोग को मंजूरी देती है। FAC भूमि प्राप्त करने से संबंधित अनुरोध की वैधता का आकलन करता है, प्रभाव न्यूनीकरण योजनाओं का मूल्यांकन करता है, स्थानीय पारिस्थितिकी और वन्य जीवों के पर्यावास में होने वाले नुकसान पर विचार करता है। उसका ये काम है, वो देखता है क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये विकासात्मक योजनाओं का। हालांकि ये देखा गया है कि जो इसकी भूमिका है ना इस सारी चीज़ों में, वो एक सलाहकार प्रकृति की है। अगला टॉपिक है, इसमें सब टॉपिक है वन पारिस्थितिकीय तंत्र पुनर्बहाली, फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। जो यूनाइटेड नेशन CBD है, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है, के सचिवालय ने क्या किया है कि वन पारिस्थितिकीय तंत्र के पुनर्बहाली पहल के शुभारंभ की 10वीं वर्षगांठ बनाई है आज। तो इसका मतलब है जो वन पारिस्थितिकीय पुनर्बहाली, जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के बारे में 2014 में दक्षिण कोरिया की कोरिया फॉरेस्ट सर्विस ने CBD के कार्यकारी सचिव के सहयोग से शुरू किया था। इसको CBD सचिवालय द्वारा क्रियान्वित है। इसे आईची जैव विविधता, देखो आईची, ये सब याद रखने हैं। आईची पूछ लिया गया। आईची जैव विविधता वाला जो लक्ष्य है वो किससे संबंधित है? तो आपको पता होने चाहिए CBD यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है कि लक्ष्य 5, 14, 15 के अनुरूप पारिस्थितिकीय तंत्र संरक्षण पुनर्बहाली के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों और योजनाओं को क्रियान्वित करने में विकासशील देशों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। यह पहल KMGVF के कार्यान्वयन में विकासशील देशों को सीधे समर्थन देती है। फेरी द्वारा शुरू की गई अन्य पहलें क्या हैं? फेरी मतलब वही फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 2016 में संपन्न COP13 में इकोसिस्टम रिस्टोरेशन पे अल्पकालिक कार्य योजना को अपनाया गया था, स्टेपर। फिर बी प्लान फॉरेस्ट आया। इसे उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकीय तंत्र की रिस्टोरेशन के लिए निर्णय लेने में सहायता करने वाला एक प्लेटफॉर्म है बी प्लान। ठीक है, अगला देखते हैं। यूरोपीय संघ की प्रकृति पुनर्स्थापन योजना। प्रकृति पुनर्स्थापन योजना क्या है? यूनाइटेड नेशन यूरोपियन यूनियन नेचर रिस्टोरेशन प्लान NRP। यूरोपीय संघ ने अपनी तरह की पहली पहल प्रकृति पुनर्स्थापन योजना NRP की मंजूरी दी है। ये NRP क्या है? ये पूरे यूरोपीय महाद्वीप पर लागू होने वाला एक व्यापक कानून है। ये यूरोपीय संघ के अतिरिक्त के यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है। इसका लक्ष्य है 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनाना। ऐसी अर्थव्यवस्था का डिजाइन करना है जिसमें कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो डिसबैलेंस ना हो। अब बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे जो पढ़ते हैं उनको लगता है कि जो ग्रीन हाउस गैस है, CO2 है और मेथेन है, अन्य जो गैसें हैं ये हानिकारक है। नहीं, हानिकारक तब हो जाती हैं जब ये डिसबैलेंस हो जाए। देखो कोई भी चीज़, अगर आप खाना खा रहे हो, आप हद से ज़्यादा खाना खा लो तो आपको पेट खराब हो जाएगा। वही कंडीशन क्या होती है कि जब डिसबैलेंस हो जाती चीज़ें, मान लो CO2 की मात्रा चाहिए हमें। क्यों चाहिए? कि हमें अपने अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखना है, अर्थ को एक गर्म रखना है। मतलब अगर ये नहीं होगी तो क्या होगा? अर्थ ठंडी हो जाएगी कुछ समय में, तो यहाँ एक्सट्रीम कंडीशंस बनने लगेंगी।
तो CO2 है और भी जो मेथेन है, ये जो कि अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करती हैं। लेकिन होता क्या है, जब इनकी मात्रा बढ़ने लगती है तो और ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, तो टेम्परेचर को राइज कर देती हैं। इस टेम्परेचर के राइज हो जाने से बहुत सारी जो हमारी क्लाइमेटिकल जो चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, क्लाइमेट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है। तो वही यहाँ पे इसने बोला है कि NRP जो मंजूरी दी है 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनाना है। मतलब जो प्रकृति में जितनी अभी ग्रीन हाउस गैस हैं उसके लेवल को नहीं बढ़ने देना है। ऐसी इकोसिस्टम अपनी पूरी इकॉनमी को डेवलप करना है 2050 तक। NRP क्या है और क्या कहता है? उसका उद्देश्य यूरोपीय संघ के भूमि और समुद्री क्षेत्रों में प्रकृति की दीर्घकालिक रिकवरी के लिए पुनर्स्थापन संबंधी बाध्यकारी लक्ष्यों को पूरा करना है। इसका लक्ष्य है 2030 तक यूरोपीय संघ में कम से कम 20% भूमि और समुद्री क्षेत्र को पहले रिकवर किया जाए पहले फेज में। साथ ही अंततः पुनर्स्थापन की आवश्यकता वाले सभी इकोसिस्टम को 2050 तक पूरी तरीके से रीस्टोर कर दिया जाए। ठीक है, जो काम प्रकृति अपने आप करती थी, अब ये चाह रहे हैं उन प्रकृति को उतना टाइम दे दिया जाए या अपनी तरफ से थोड़े एफर्ट्स डाल दिए जाए कि जो हमने प्रकृति को नुकसान किया है उसकी भरपाई हो सके। फोकस क्या करेंगे इसके लिए? आर्द्र भूमि को करेंगे, वन को करेंगे, घास के मैदानों को करेंगे, ठीक है, परागण करने वाले कीटों को करेंगे, पारिस्थितिकीय इकोसिस्टम को करेंगे, वन इकोसिस्टम को करेंगे। कार्यान्वयन यूरोपीय संघ के देशों के लिए राष्ट्रीय पुनर्स्थापन योजना के माध्यम से लागू किया जाएगा। अब देखिए आखिरी है, यूरोपीय संघ में डिफॉरेस्टेशन बिन में एक रेगुलेशन लेके आ गए हैं। ये डिफॉरेस्टेशन को लेके यूरोपीय संघ ने क्या किया है, EUDR को लागू करने की तिथि को 1 वर्ष और बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। क्या किया है, एक रेगुलेशन ला रहे थे उसको 1 साल और आगे खींच दिया है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना था कि EU बाजार में होने वाली मुख्य वस्तुएं अब EU और विश्व के अन्य हिस्सों में वनों की कटाई और वन संरक्षण में योगदान नहीं देती हैं। जो भी उनके बाजार में जो मुख्य वस्तुएं हैं वो यूरोपियन यूनियन और विश्व के अन्य भागों में जो भी वनों की कटाई हो रही है, तो हम वो पढ़े थे ना एक इको फ्रेंडली वाला कहानी कर रहे हैं सारी, कि वनों में जो कटाई हो रही, वन संरक्षण हो रहे हैं, उसमें हम योगदान नहीं दे रही हमारी जो मुख्य वस्तुएं हैं हमारे बाजार में। ये विनिमय पाम ऑयल, सोया, बीफ, कोको, लकड़ी सहित कई तरह के उत्पादों पर लागू होते हैं। कंपनियों को उत्पादों के स्रोत, ऑरिजिन ऑफ द प्रोडक्ट को स्थापित करना होगा और सुनिश्चित करना होगा उन वस्तुओं का उत्पादन संधारणीय तरीके से किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण रेगुलेशन है ये, कि अगर ऐसा होने लगेगा तो जो आपने इको मार्क पढ़ा था, क्या होता था, ऐसा प्रोडक्ट जो कि इको फ्रेंडली हो, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचा रहे हो, तो ये मार्क सारे प्रोडक्ट्स पे जाएगा, इको मार्क। यह कानून EU के बाजारों में निर्यात करने वाले देशों के लिए व्यापार बाधा साबित हो सकता है। प्रॉब्लम क्या आएगी, बहुत सारे कंट्री जो इस इको मार्क को फॉलो नहीं करेंगे, इनके प्रोडक्ट ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट को सत्यापित करना होगा कि ये इको मार्क वाला प्रोडक्ट है, ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कि पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है, उसके डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट इसके बाजार में आएंगे नहीं EU के, तो 1 साल के लिए और बढ़ा दिया इसको, देखें कब लगेगा। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं बिलीव करता हूँ कि हमारा 10 से 12 क्लासेस में पूरी पर्यावरण फिनिश हो जाएगी, उसका करंट अफेयर्स फिनिश हो जाएगा। ये पहला पार्ट है, क्योंकि ये पहला पार्ट अप्रैल से लेकर अक्टूबर का 6 महीने की करंट अफेयर्स हम एक ख़त्म कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड जब दूसरा इसका वर्जन सेकेंड पार्ट आ जाएगा, 6 महीने का और आ जाएगा, आई होप अक्टूबर से लेकर मार्च तक का आएगा, अगला जो आएगा हम उसको कवर कर लेंगे इसी तरीके से 5-6 दिन में। तो ये तरीका रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।